वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। सारे बच्चे जो भी आप लोग अगर ये गेस्ट पेपर देख रहे हो, एक छोटा सा बच्चा एडवांस अकाउंट का पेपर मैंने बनाया है एंड आई विल अपलोड दिस पेपर, याद रखना। और बच्चा इस पेपर को मैं किस पैटर्न में कराऊंगा ये मैं पहले आपको क्लेरिफाई कर देता हूँ बिफोर आई स्टार्ट अप। सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, तुम्हें आवाज वगैरह प्रॉपर आ रही है, बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, फॉर मी मतलब फ्रॉम माई साइड, आई एम सॉरी, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। फ्रॉम माई साइड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और बच्चे बड़ा इसको अच्छे से करना। चलिए हम शुरू करते हैं विदाउट डिले, बट पहले मैं आपको बता देता हूं मैं इस पेपर में से कौन कौन से क्वेश्चंस कराऊंगा। सबसे पहले भाई याद रखना, इस पेपर में से मैंने क्या कराना है। नंबर वन, मैं आपको सारे एमसीक्यू और केस स्टडीज वाले क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, इसमें से बच्चा मेरा मोटिव है क्योंकि इसमें ना कुछ बहुत अच्छी केस स्टडीज मैंने सेलेक्ट करी हैं एंड आई वांट यू टू प्रैक्टिस दोस केस स्टडीज विद मी ओनली। दैट इज अ वेरी गुड केस स्टडीज, बहुत अच्छी केस स्टडीज हैं, तो मैं बच्चों को रेकमेंड करूंगा मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें। नंबर टू, इसमें से मैं आपको एक कंपल्सरी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, एक कंपल्सरी बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा। और उसके बाद बच्चा इसमें एक एएस के ऊपर क्वेश्चंस है वो मैं करवाऊंगा जो कि थोड़े अच्छे हैं, वी हैव डन इट बिफोर आल्सो। अच्छा सर, व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस? देखो भाई, अब सबसे पहली बात, जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों ने एक बार पहले ट्राई करने हैं, ट्राई करने के बाद मैं कराऊंगा, राइट? तो अभी जो मेरा फोकस रहेगा, बिकॉज आई हैव सिलेक्टेड सम वेरी गुड क्वेश्चंस, और मैं आप लोगों को बच्चा प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चंस एक बार आप ट्राई करेंगे, ट्राई करने के बाद आई विल गिव यू द आंसर की। अगर आंसर की में कोई डाउट्स होंगे देन आई विल टेक इट, राइट? ये बात दिमाग में रखना बच्चा, इसी पैटर्न में बच्चा अपने को ये सारी चीजें करनी है। चलिए विदाउट डिले हम लोग भाई अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चा, इसमें ना एक केस स्टडी है, दिस केस स्टडी सेज, क्या बोलते हैं, मिस्टर विक्रम took a loan 6 lakh rupees का, carrying interest 10% per annum on 1st August 2023 to purchase a raw material। सबसे पहले भाई उसने लोन बोरो किसके लिए करा है? रॉ मटेरियल के लिए, याद रखना। ठीक है, he purchased 4000 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट 125 रुपीज पर यूनिट। भाई 125 रुपए पर यूनिट का उसने रॉ मटेरियल खरीदा। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 31 मार्च 2024 को 100 रुपया पर यूनिट है। लेबर चार्जेस बाकी ओवरहेड्स 1 लाख है, और वो प्रोड्यूस कर रहा है 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स। भाई 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आपने रॉ मटेरियल से प्रोड्यूस करे हैं, याद रखना, आपने 1000 यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल से परचेज करे हैं, और हर एक फिनिश गुड्स को बनाने के लिए 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब देखो ये केस स्टडी में खास बात क्या है कि थोड़ी मिक्सचर वाली केस स्टडीज हैं। नेट रिलाइजेबल वैल्यू फिनिश गुड्स का 300 पर यूनिट है। सारे जो फिनिश गुड्स आपने प्रोड्यूस करे हैं वो आज भी स्टॉक में है, दैट मींस आपने बेचा कुछ नहीं, याद रखना, आपने बेचा कुछ नहीं है, वहां पर कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है रॉ मटेरियल का और फिनिश गुड्स का। मिस्टर विक्रम ने यूज करे 1500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल टू कंस्ट्रक्ट एन एसेट। अब एक मिनट भाई, पॉइंट समझना, स्टार्टिंग उसने करी AS2 से। क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन के अंदर बेटा पहले AS2 का रेफरेंस डाला, करते करते भैया यहां पर एसिड कंस्ट्रक्शन क्वालिफाइंग एसिड की बात आ गई। अब क्वालिफाइंग एसिड का मतलब ये हो गया बेटा यहां पर उसने AS16 का पॉइंट घुसा दिया, राइट? फिर उसके बाद लेबर और बाकी जो उसने ओवरहेड सारे एसिड की कंस्ट्रक्शन में चार्ज करे हैं, दैट इज 90,000। मिस्टर विक्रम ने वहां पर 15,000 रुपया बेटा पे करा एसिड को फैक्ट्री में इंस्टॉल करने के लिए। फिर उसने क्या करा, जो बाकी बचा लोन प्रोसीड्स था ना 1 लाख रुपया, उसमें से इन्वेस्ट कर दिया किसी कंपनी में। उसने 9,000 शेयर परचेज करे बेटा 1 लाख रुपए के। देखो शेयर की फेस वैल्यू कितने की है मुझे नहीं पता, बट उसने बेसिकली 1 लाख रुपया खर्चा करा, 9,000 शेयर परचेज करे।
उसने एक डिविडेंड अच्छा वो जो कंपनी में जहां पर उसने इन्वेस्टमेंट करी है वो कंपनी उसको डिविडेंड दे रही है। ये बेसिकली क्या है, ये है इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। राइट, ये क्या आ गया बच्चा, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा 20%। अब इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से मुझे सबसे पहले क्या बताना है, मुझे सबसे पहले बताना है भाई कि मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स और फिनिश गुड्स की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले बच्चा मुझे बताना क्या है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एक्स और फिनिश गुड्स की वैल्यू मेरे पास क्या होगी। चलिए पहले भाई इसी केस स्टडी को मैं आपको डिटेल में बताता हूं कि हमारा जो पहला आंसर है वो किस तरीके से आएगा। देखिए आप लोग चाहे तो बेटा साथ साथ नोट कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो इन्वेंट्री, याद रखना मैंने बाय करी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इसमें आप चेक करिएगा रॉ मटेरियल खरीदा, परचेज करा भाई 400 यूनिट का, सॉरी 4000 यूनिट का आपने रॉ मटेरियल खरीदा 125 के हिसाब से, को चेक कर लो भाई। 4000 यूनिट का आपने रॉ मटेरियल खरीदा और 125 के हिसाब से, कहने का मतलब भाई ये 5 लाख रुपए का आपने रॉ मटेरियल खरीदा। राइट, अब सुनते जाओ। इस 4000 यूनिट में से 2000 यूनिट्स आपने यूज कर लिए फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, इसमें से 2000 कैसे मैं आपको बताता हूं। ने बोला था 1000 यूनिट्स आपने फिनिश गुड्स के बनाए हैं और एक यूनिट को बनाने में बेसिकली आपके पास भाई 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगता है, तो 2000 यूनिट आपने फिनिश गुड्स को बनाने में यूज कर लिए। 1500 आपने क्वालिफाइंग एसिड को बनाने में यूज कर लिए। अब बेटा 500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इज लेफ्ट आउट एज क्लोजिंग स्टॉक। अब जो 500 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल है दैट इज लेफ्ट आउट एज क्लोजिंग स्टॉक। ओके, अब सबसे पहले मेरे को देखना बेटा रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट कॉस्ट और रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब उसके बेसिस पे चेक करना है। देखो अब यहां पर ना मेरे को रॉ मटेरियल को या तो मैं कॉस्ट पे वैल्यू कर सकता हूं या मैं वैल्यू कर सकता हूं रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। अब ये डिपेंड करता है कि फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू हो रहा है। तो हम एक काम करते हैं, फिनिश गुड्स की पहले कॉस्ट निकालते हैं। अगर आप फिनिश गुड्स की कॉस्ट निकालोगे, बहुत सिंपल सी बात है भाई, फिनिश गुड्स के अंदर सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखते हो 2 यूनिट लगता है रॉ मटेरियल का और 1 यूनिट है 125 का, तो 2 यूनिट लगता है रॉ मटेरियल का और 1 यूनिट है 125 का, प्लस कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगती है जिसको हम कहते हैं लेबर। भाई लेबर का खर्चा जो है वो आपके पास आता है 1 लाख, और 1 लाख का जो खर्चा है वो 1000 यूनिट के लिए है। तो कहने का मतलब 1 लाख का खर्चा वो आता है भाई 1000 यूनिट के लिए। बच्चा लोग ये आता है 250 प्लस 100, दैट वर्क्स आउट टू बी 350। अब 350 फिनिश गुड्स की आती है कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट है 350, बट जो एनआरवी है फिनिश गुड्स की वो लिखी हुई है 300। अब आपको पता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस, तो फिनिश गुड्स अगर हम लोग वैल्यू करते हैं एनआरवी पे एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल दैट विल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अब सुनो, अगर मुझे क्लोजिंग स्टॉक निकालना है रॉ मटेरियल का, बेटा 500 यूनिट का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 100, तो 50,000 will be the replacement cost for raw material, that is the closing stock का वैल्यू। फिनिश गुड्स मेरे पास 1000 यूनिट्स हैं और उसको वैल्यू करना है 300 के हिसाब से, तो दैट विल वर्क आउट टू बी 3 लाख रुपए। तो भाई अब इसके बेसिस पे अगर आप लोग चेक करते हो तो यार मेरे पास जो आंसर आता है दैट इज ऑप्शन बी। ये सारे बच्चे चेक कर लो बेटा, आंसर कितना आता है मेरे पास, ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, आपको बोलता है भाई सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट की कॉस्ट कितनी होनी चाहिए।
अब देखो यहां पर भाई आपको सारे बच्चों को थोड़ा बताता हूं। 1500 यूनिट का रॉ मटेरियल भाई मैंने यूज करा है, फोकस कर लीजिएगा। अब भाई 1500 यूनिट का अगर आपने रॉ मटेरियल यूज करा, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसिड, भाई कौन सा रॉ मटेरियल मैंने क्वालिफाइंग एसिड के लिए इस्तेमाल करा है। एक सिंपल सा फंडा है भाई, 1500 यूनिट का रॉ मटेरियल अगर मैंने इस्तेमाल करा तो 125 के हिसाब से आप इसमें चेक कर लीजिए, द कॉस्ट इज 1,87,500। फिर जो लेबर कॉस्ट इसमें लगी है, लेबर कॉस्ट इज 90,000, ये चेक कर लो। फिर इसमें इंस्टॉलेशन की कॉस्ट लगी, इंस्टॉलेशन की कॉस्ट भी उसमें 15,000 ऐड हो गई। तो जो अमाउंट टू बी कैपिटलाइज्ड है, अब देखो यहां पर आपको बताता हूं, जो बोरिंग कॉस्ट है ना, बोरिंग कॉस्ट याद रखना, उसको मैं कैपिटलाइज कर भी सकता हूं, नहीं भी कर सकता। मेरी बात को समझना है, यहां ना थोड़ा कंट्रोवर्सी है, मैं आपको भी बताऊंगा। वैसे अगर हम यहां पर बात करें तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर क्वालिफाइंग एसिड इज टोटल, अगर मैं इसका करूं 187,500, 90,000 और 15,000। तो भाई ये जब आप चेक करते हो ये आंसर आता है 292,500। अब बच्चा बोलेगा सर बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज क्यों नहीं करी? इसका जवाब बच्चा मैं आपको अगले क्वेश्चन में दूंगा। ये देखिए, एक इसका आंसर ए आ सकता है, याद रखना, बट इसका आंसर एक हिसाब से सी भी आ सकता है। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होंगी इसके लिए, आंसर कैन बी ए और सी। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। एज पर AS16 कितने इंटरेस्ट को आपने कैपिटलाइज करना है और कितने इंटरेस्ट को आपने PL में डालना है, समझना। अब यहां पर भाई अगर आप क्वेश्चन को चेक करते हो, 1 अगस्त, ठीक है, 2023 से लेकर 31 मार्च 24, दैट इज 8 मंथ्स। ये भाई 8 मंथ्स का पीरियड आता है। 6 लाख का लोन आपने बोरो करा है भाई, इसको चेक कर लेना। 6 लाख का लोन आपने बोरो करा है, उसके ऊपर 10% 8 मंथ्स का इंटरेस्ट, या आप कैलकुलेट करो 40,000 आता है। अब 40,000 में से कुछ पोर्शन हमारा क्वालिफाइंग एसिड के लिए होगा। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर सपोज मैं क्वेश्चन को चेक करूं तो 6 लाख के लोन का अप्रोक्सीमेटली 1,87,500 मेरा रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, वो मैंने यूज करा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वालिफाइंग एसिड, ठीक है। तो मतलब 1,87,500 आउट ऑफ 6 लाख is used for the construction of qualifying asset। तो बच्चा जो इंटरेस्ट है, अगर मैं देखूं इंटरेस्ट उसका प्रोपोर्शनेट या प्रोराटा फॉर्म में कितना इंटरेस्ट, कितना इंटरेस्ट मेरा आना चाहिए विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू क्वालिफाइंग एक्सपेंडिचर, दैट इज 12,500। ये 12,500 आता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि 1 लाख रुपया आपने इन्वेस्ट कर दिया और वहां से आपको ना एक डिविडेंड आता है। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे भाई आपको आता है डिविडेंड। अब यहां पर चेक करो, यहां पर क्या फंडा था भाई, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया तो आपने 9,000 के शेयर खरीदे और आपको उसका डिविडेंड आता है। तो भाई अगर आप नोटिस करते हो 90,000 फेस वैल्यू है शेयर्स की, उसके ऊपर 20% डिविडेंड आता है जो कि आता है 18,000 रुपया। अब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो भाई 12,500 मेरे पास आता है अल्टीमेटली, मेरा क्वालिफाइंग एसेट का अमाउंट कैपिटलाइज करना चाहिए, बट मेरी इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है। आपको शायद पता होना चाहिए ये जो डिविडेंड होता है ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, इसको हम अगर सपोज इंटरेस्ट के साथ एडजस्ट भी कर देते हैं तो हमारा बच्चा इंटरेस्ट तो उसमें नील हो गया, बिकॉज ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है ये अमाउंट ज्यादा है, जो सॉरी ये अमाउंट कम है और डिविडेंड की अमाउंट ज्यादा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर आपका इंटरेस्ट है कम और डिविडेंड की अमाउंट है ज्यादा, दैट मीन्स आपकी इनकम ज्यादा है। तो वो सारा का सारा जो डिविडेंड है भाई वो आपकी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट से कैपिटलाइज्ड हो गया, एडजस्ट हो गया।
इसीलिए इसका जो बेस्ट आंसर आता है, बेस्ट आंसर जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई, 40,000 को आप यहां पर शो कर दें एज अ पीएल। ये देखिए, ये अब भाई यहां पर एक ऑप्शन और हो सकती है। अगर आप ऑप्शन ए लेते हो कि 12,500 को मैं कैपिटलाइज करूं और बाकी 27,500 को पीएल में चार्ज करूं, मतलब अगर आप ये मान के चलते हैं भाई 12,500 जो है मैं प्रो राटा में जस्ट जो है सारा का सारा वो सारा कैपिटलाइज कर दूंगा, 18,000 उससे जस्ट नहीं करूंगा, तो बच्चा याद रखना वो ऑप्शन जो है वो भी एक कंट्रोवर्शियल ऑप्शन है। मतलब ये मैंने इसलिए केस स्टडी सिलेक्ट करी कि इसके ना दो दो आंसर बनते हैं। अगर आप देखोगे AS16 का अगर हम रूल फॉलो करते हैं तो AS16 का रूल कहता है भाई कि जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट होता है जो तुमने कैपिटलाइज करना है, तो तुम सारा का सारा इंटरेस्ट जो है भाई वो तुम डिविडेंड अगर तुम्हें कोई इनकम आ रही है उससे एडजस्ट कर सकते हो। चलो वो हमने कर लिया। और भाई यहाँ पर 27,500 जो है जो आपने इंटरेस्ट है वो अपने किस में चार्ज करना है, पीएल में। अब अगर तुम ये वाला आंसर लेते हो तो तुम्हारा ऊपर वाला आंसर बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको यहां पर 12,500 और ऐड करना पड़ेगा। जब आप 292 में 12,500 और ऐड करोगे तो आपका आंसर 3,05,000 कैपिटलाइज्ड हो जाता है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मार्क कर रहे हो, बट याद रखना वी कैन मार्क आइदर ऑफ द वन। अब कंट्रोवर्सी ये है भाई कि सर इसमें से बेटर ऑप्शन कौन सी है, क्योंकि हम लोग को एक मार्क करना है। तो मैं बच्चों को रिकमेंड करूंगा भाई इसमें ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है। ये बेटा इसी कंट्रोवर्सी की वजह से बच्चा मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूं, इसमें से ए ऑप्शन ज्यादा बेटर है और इसमें से डी ऑप्शन ज्यादा बेटर है, बिकॉज इट इज मोर लॉजिकल। याद रखिएगा, इट इज मोर लॉजिकल। पहले मुझे बड़ा जो शरीफ बच्चे मेरे साथ क्लास लगा रहे हो मुझे बता दो ये कहानी क्लियर है, किसी को डाउट तो नहीं है? राइट, ठीक है। तो बच्चा ये बात दिमाग में रखना कि ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है मन में भाई, अपने को जो इन्वेस्टमेंट है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 उसमें कितना कैरिंग अमाउंट शो करना है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है भाई, जो कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो आपका 1 लाख ही रहेगा। कि आपने कॉस्ट तो 1 लाख ही बेयर करी है सारी की सारी। बेशक आपका शेयर का फेस वैल्यू 90,000 है, उसको मत देखो, आपका जो इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट है वो 1 लाख रहेगा। और जो 18,000 डिविडेंड का आता है ना, वो आपके पास क्या आता है, वो हम पीएल में डाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन आती है। बट अगर आप डी ऑप्शन चेक करते हो, आपको पता है 1 लाख अगर कैरिंग अमाउंट है और 18,000 अगर मेरा प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, मेरे भाई प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। याद करो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो डी ऑप्शन इज द बेटर आंसर। याद रखना, बहुत सारे लोग इसको मार्क करने की कोशिश करते हो, डोंट डू दैट। आई वुड रिकमेंड go for this pre-acquisition वाला point as per accounting standard 13 is a more stronger point। और याद रखना 82,000 जो है वो कैरिंग अमाउंट लो, क्योंकि डिविडेंड इज डिडक्टेड फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इसका आंसर जो है भाई आपको डी रखना चाहिए। राइट, तो सिर्फ इस बात को दिमाग में रखना, द कंट्रोवर्सी वाज ओनली इन दिस पॉइंट, दिस वन एंड दिस वन, इसीलिए बच्चा मैंने ये करा दिया आपको। ओके, नेक्स्ट आइए, एक बहुत अच्छी केस स्टडी है बेटा, केस स्टडी नंबर 2। अब यहां पर भी मैं आपको बताता हूं, यहां पर भी भाई जो आंसर है ना वो दो दो बनते हैं। अब उसमें से बेटर कौन सा है मुझे वो सिलेक्ट करना होता है। राइट, क्योंकि ये बेटा मैंने केस स्टडी सिर्फ इसीलिए सिलेक्ट करी है। मैं आपको बताता हूं भाई कि इसके आंसर ना आप देखोगे तो दो दो बन जाते हैं। ये देखो, के लिमिटेड ने सोल्ड करे गुड्स 22 लाख के रवि कुमार को 1 Feb 2024 को, बट बायर के रिक्वेस्ट पे गुड्स डिलीवर हुए वहां पर 10 अप्रैल 2024। राइट, अब यहां पर भाई बायर के रिक्वेस्ट पे गुड्स आपके डिलीवर हो रहे हैं, मतलब अब यहां पर बायर के रिक्वेस्ट पे गुड्स हमने सेल कर दिए, हमने अपने पास रखे हुए हैं, हम खाली उसको लाइक वहां पर अभी बायर के रिक्वेस्ट पे होल्ड करके रखे। के लिमिटेड ने क्या करा, 2 लाख के गुड्स बेचे कोई शीतल एंटरप्राइजेस को। अप्रूवल का पीरियड 3 मंथ्स का था और उसको हमने वहां पर बोला 3 मंथ्स के बाद भैया वो मान लेंगे बिक ही गए। बायर ने बोला 25% गुड्स मैं नहीं खरीदूंगा। बायर ने बोला 25% मैं गुड्स नहीं खरीदूंगा। देखो अभी यहां पर एक चीज क्लियर हो गई
अगर मैं देखता हूं कि भाई 22 लाख के गुड्स हैं, नोटिस करो, अब ये जो है मेरी सेल है, प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, राइट। तो अगर मैं इसको मान के चलता हूं भाई कि प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड, मेरी सेल हो गई है, खाली मैंने बायर के रिक्वेस्ट पे होल्ड करके रखा है, ठीक है, तो क्या मैं एज पर AS9 इसके रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर सकता हूं? यस, मैं कर सकता हूं, 22 लाख के रेवेन्यू को मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूं, राइट। फिर जो अप्रूवल वाले हैं, अप्रूवल वाले में से मेरे 2 लाख में से 25% ऑफ 2 लाख तो बिल्कुल ही रिजेक्ट हो गए। तो मेरे बेटा सेल वाले कितने हैं? 1.5 लाख के। अब 1.5 लाख के मेरे सेल है, तो भैया 22 लाख और 1.5 लाख टोटल में ला लो, आपका जो रेवेन्यू आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो 2350, 2350, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखते हो एज पर AS9 यहां पर 2350 है, बट रुको सर, आप ये सम फिर इतना स्ट्रेस देके क्यों करा रहे हो भाई? आपको बताता हूं। कुछ लोग यहां पर ये भी पॉइंट डाल सकते हैं, कहते हैं यार ये जो कंडीशंस, अगर आप इसको AS9 की लैंग्वेज को याद करोगे, जब बायर के रिक्वेस्ट पे गुड्स को होल्ड किया जाता है, कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी होती है। अब वो कंडीशंस फुलफिल है कि नहीं है, दैट इज नॉट क्लियरली गिवन टू अस इन द सिचुएशन। तो यहां पर अगर कोई बंदा एजम्पशन लेता है कि कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो वो 22 लाख को रेवेन्यू नहीं दिखाता। बट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा, गो फॉर दिस आंसर, क्योंकि अगर कुछ ना मेंशन हो, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं भैया कंडीशंस फुलफिल है, याद रखना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं बेटा? कंडीशंस हमारी फुलफिल है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई कि आप इस आंसर की तरफ जाएं। फिर लिखा है, आगे पढ़ेंगे, रवि कुमार ने एक लीगल एक्शन लिया के लिमिटेड के ऊपर। क्यों? उसने भैया गंदे गुड्स थोड़े सप्लाई कर दिए। चलो, अब हमारे ऊपर भैया, हम के लिमिटेड हैं, और हमने जब गुड्स बेचे थे रवि कुमार को, उसने हमारे पे केस कर दिया। लॉयर जो है के लिमिटेड के, उसने एडवाइस करा भैया देखो, इट इज नॉट रिमोट येट दैट रिसोर्सेज मे बी रिक्वायर्ड टू सेटल द क्लेम। बोलता भैया पॉसिबल है कि अपने को कुछ रिसोर्सेज चाहिए क्लेम को सेटल करने के लिए। लीगल कॉस्ट टू बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द आउटकम ऑफ द केस इज 45,000। तो भैया लीगल कॉस्ट तो इनकर करनी पड़ेगी। तो ये पक्का है कि तुम्हारा, आपका केस आप हारो या जीतो, आपको ये कॉस्ट तो पक्की है। जो पक्की है बेटा, उसको हम प्रोविजन बना लेते हैं, सिंपल सा फंडा है। और सेटलमेंट अमाउंट हमारी 5 लाख है, बट सेटलमेंट अमाउंट की बात तब आती है अगर मैं केस हारूंगा, राइट। तो याद रखना, ये तो 45,000 तो देना ही पड़ेगा, बट 5 लाख सिचुएशनल है, मेरे को देना पड़ भी सकता है, नहीं भी देना पड़ सकता। तो बोलता है AS29 क्या बोलता है? देखो यार, AS29 बहुत सिंपल सी बात बोलता है, कहता है आप एक काम करो, 45,000 को प्रोविजन बना दो और बाकी 5 लाख को कॉन्टीजेंट लायबिलिटी बना दो। सिंपल सा फंडा, 45,000 की क्या कर दी भैया? प्रोविजन, और बाकी 5 लाख का क्या कर दिया? कॉन्टीजेंट लायबिलिटी। अच्छा, उसके बाद आगे लिखा है कि भैया शीतल एंटरप्राइजेस एक ट्रेड रिसीवेबल है के लिमिटेड का, उसको काफी नुकसान हो गया अर्थक्वेक के कारण, ऑब्वियसली नुकसान वगैरह हो गया। लॉस वाज नॉट कवर्ड बाय एनी इंश्योरेंस पॉलिसी। इन अप्रैल 2024 शीतल एंटरप्राइज बिकेम बैंकरप्ट। जो बैलेंस था बच्चा वो 75,000 रुपीज था। अब मतलब भैया शीतल एंटरप्राइजेस जो हैं उनका नुकसान हो गया है और दे बिकेम ए बैंकरप्ट, और उनसे हमने 75,000 रुपीज देना है। अब देखो, सिंपल सा फंडा है, नीचे क्वेश्चन क्या पूछा है, कहता है आप बताओ इंसॉल्वेंसी का ट्रीटमेंट क्या करेंगे। यार आपको मालूम है, अगर मान लो अर्थक्वेक जो अकर करा था वो 30 मार्च को करा था, ठीक है। अब वो 30 मार्च को जब अर्थक्वेक आया, तो आपको अकाउंट्स क्लोजिंग के पहले पहले पता लग गया कि भैया हालात खराब हैं। तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये एक एडजस्टिंग इवेंट है, आप इसकी पूरी प्रोविजन बना सकते हो। आपको पता है कि भैया 31 मार्च के पहले पहले ही अल्टीमेटली उसके हालात खराब हो गए हैं, तो यू कैन मेक अ प्रोविजन ऑफ द अमाउंट, ठीक है। बेशक शीतल एंटरप्राइज बिकेम बैंकरप्ट इन अप्रैल, बट आपको पता है कि आपने अल्टीमेटली भाई वो बैंकरप्ट हो चुकी हुई है, अर्थक्वेक आ गया है, उसको नुकसान हो चुका है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, इट इज एन एडजस्टिंग इवेंट, ऑब्वियसली उसको हम बैक डेट में एडजस्ट कर सकते हैं, और 75,000 रुपीज का हम पूरा का पूरा प्रोविजन बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर आप नेक्स्ट नोटिस करते हो, भाई एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाया। क्या बोलता है? पी लिमिटेड के पास 60% वोटिंग राइट है क्यू लिमिटेड,
क्यू लिमिटेड के पास 20% वोटिंग राइट है आर लिमिटेड में। पी लिमिटेड के पास डायरेक्टली इंजॉय करता है वोटिंग राइट 14% इन आर लिमिटेड। ये क्वेश्चन बेटा आप में से किसी बच्चे ने मेरे से पूछा था, मैंने इसी क्वेश्चन को और क्लेरिफाई करने के लिए क्वेश्चन डाला है। आर लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी है, रेगुलरली सप्लाई करती है गुड्स पी लिमिटेड को। मैनेजमेंट जो आर लिमिटेड का, उसने अभी तक पी के साथ अपना रिलेशनशिप डिस्क्लोज नहीं करा है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दौरान आपको बताना है कि भाई अल्टीमेटली विच एंटिटीज वुड यू डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टीज विद रेफरेंस टू एएस 18। तो हमारे पास भाई रिलेटेड पार्टीज कौन है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। चलो भाई हम एक काम करते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। देखो उसने बोला क्या है, अगर आप देखते हो पी कंट्रोल्स क्यू लिमिटेड, वाई बिकॉज उसका 60% वोटिंग पावर है। ठीक है, याद रखो। तो अगर P कंट्रोल्स Q तो हम कह सकते हैं Q इज अ सब्सिडरी, P इज अ होल्डिंग। तो ऑब्वियसली ये तो रिलेटेड पार्टी हो ही गया, मतलब दे आर आरपी, रिलेटेड पार्टी डेफिनेटली है। ठीक है, अच्छा अब अगर आप नोटिस करते हो P का कंट्रोल R में कितना है, डायरेक्ट डायरेक्ट है 14%, ये क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, बट अगर आप देखोगे तो Q का कंट्रोल कितना है, Q का कंट्रोल है 20%। अब 20% अगर उसका Q का कंट्रोल है, एक चीज नोटिस करना भाई, यहां साफ लिखा है Q हैज 20% इन आर लिमिटेड, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अच्छा, P के पास डायरेक्ट कंट्रोल R में 14% है, बट वो उसकी सब्सिडरी है, तो उसके पास 60% ऑफ 20%, दैट मीन्स 12% और कंट्रोल आ गया, राइट। तो यहां पर P का जो कंट्रोल है R में वो बन गया 26%, विच सैटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, राइट। तो बच्चा क्या यहां पर Q और R दोनों रिलेटेड पार्टीज हैं? आंसर इज यस, क्योंकि दोनों ही रिलेटेड पार्टीज हो जाती हैं। तो यहां पर आपको नोटिस करना है P की किताबों के लिए क्या Q रिलेटेड पार्टी है? देखो Q तो है ही है क्योंकि वो सब्सिडरी है। क्या आर भी रिलेटेड पार्टी है? आंसर इज यस। तो बोथ क्यू एंड आर रिलेटेड पार्टीज, राइट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अ मशीनरी वॉज गिवन ऑन 3 years लीज, AS 19 का सिंपल सा क्वेश्चन, फॉर इक्वल एनुअल लीज रेंटल टू 20% प्रॉफिट मार्जिन ऑन द कॉस्ट ऑफ मशीनरी विच इज 3 लाख। मशीनरी की कॉस्ट भाई 3 लाख है और उसके ऊपर आपका 20% प्रॉफिट मार्जिन है। इकोनॉमिक लाइफ 5 साल है। आउटपुट जो लिखा हुआ है बेटा आपके पास लिखा है 50,000, 60,000, 40,000 यूनिट्स, और इसका लिखा हुआ है 65 और 85,000 यूनिट्स। मुझे ना इसमें ALR दैट इज एनुअल लीज रेंट निकालना है। तो आप एक काम करें, सबसे पहले आप इसमें चेक करें कि जो मेरा टोटल लीज रेंट मेरे पास आया कितना। ठीक है, आई एम सॉरी, टोटल लीज रेंट बोल रहा हूं, टोटल आउटपुट मेरे पास कितना आया। तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो भाई, टोटल आउटपुट इसमें आता है पहले वाले का 50,000, दूसरे वाले का 60,000, फिर आता है 40, फिर आता है 65,000 और फिर दोस्तों आता है 85,000। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए 3 लाख यूनिट का आपका आउटपुट टोटल तैयार होता है। आप इसके बेसिस पे चेक कर लीजिए, आपका आउटपुट बनता है 50, 60, 40, 65 एंड 85। तो 3 लाख यूनिट का आपका आउटपुट तैयार होता है। अब भाई यहाँ सिंपल सा फंडा है, उसने बोला है कि 3 लाख यूनिट का आउटपुट तैयार होता है, हमारी जो कॉस्ट है वो आपके पास 3 लाख है। डन हो गया। जो 3 लाख की कॉस्ट है उसमें हमने 20% प्रॉफिट मार्जिन जोड़ना है, तो दैट इज कॉस्ट हो गई 3,60,000 रुपए। 3,60,000 की आपकी कॉस्ट हो गई। तो कहने का मतलब भाई चार्ज पर यूनिट अगर मैं देखूं तो 3,60,000 अगर कॉस्ट है 3 लाख यूनिट के लिए, तो बेटा चार्ज आ गया 1 रुपए 20 पैसे पर यूनिट। ठीक है, 1 रुपए 20 पैसे पर यूनिट। अब अगर आप देखते हो बेटा 1 रुपए 20 पैसे पर यूनिट का कॉस्ट आ गया,
अब यहां पर अगर मुझे एनुअल लीज रेंट देखना है, बट अगर आप नोटिस करते हो लीज तो दिया सिर्फ 3 साल के लिए, या लीज तो दिया सिर्फ 3 साल के लिए, तो हम एक काम करते हैं सिर्फ पहले 3 साल का आउटपुट लेते हैं। ₹1.20 पर यूनिट निकाल लिया। अब आपको पता है जो पहले 3 साल है उसमें 50, 60 और 40, कहने का मतलब भाई 1.5 लाख यूनिट जो है, 1,50,000 यूनिट्स आपने प्रोडक्शन करी है, और ₹1.20 के हिसाब से टोटल लीज आपको पे करनी पड़ेगी पर यूनिट के हिसाब से 180। अब आपको बोला है एएलआर निकालना है, मतलब 3 साल का टोटल लीज 180, 1 साल का कितना हो जाएगा 60। ये आप चेक कर लीजिए। तो बेटा इसी के बेस पे आपको बी ऑप्शन मार्क कर लेना है, राइट। अच्छा, फिर अब आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा गया है भाई 1.5 लाख शेयर्स हैं कॉमन स्टॉक आउटस्टैंडिंग अप्रैल में। एक काम करते हैं, हम डेट को चेक करते हैं, बिकॉज नीचे लिखा है आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। 1.5 लाख शेयर है, एडिशनल शेयर्स आपने इशू करें 1 नवंबर को, चेक कर लो। फिर 32,000 शेयर आपने बायबैक करे 1 फेब को। आपको याद होगा इसके 2 मेथड थे, चाहे गैप मेथड से कर लो चाहे पूरे टर्म्स को ले लो। आपको वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। फिलहाल अभी मैं आपके लिए आपको गैप मेथड यूज करके बता रहा हूं, गैप मेथड से कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। देखिए बच्चा, यहां पर अगर आप देखते हो अप्रैल 23 से लेकर 31 अक्टूबर 23, जो पीरियड बनता है बच्चा 7 मंथ्स, 7 मंथ्स के लिए 1.5 लाख शेयर थे। ठीक है, पहले इसको चेक कर लेना। 7 मंथ्स के लिए बच्चा 1.5 लाख शेयर थे, तो 1.5 लाख बन गया 7/12। तो भाई इसको जब आप चेक करते हो 1.5 लाख इंटू 7/12, दैट वर्क्स आउट टू बी 87,500 शेयर्स। ये चेक कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है नवंबर में। याद रखना नवंबर में भाई 1 नवंबर 23 को आपने और शेयर इशू करे, बट ये जाने हैं 31 Jan 24 तक, ओनली फॉर 3 मंथ्स। वाई 3 मंथ्स? एक बार प्लीज क्वेश्चन चेक कर लें भाई। ये देखिए आपको लिखा है एडिशनल 50,000 शेयर वर इशूड नवंबर, और बाकी 1 फेब को अपने बायबैक करा, तो 31 Jan तक मैंने कैलकुलेशन कर ली 3 मंथ्स की। तो भाई यहां पर अगर आप देखते हो और शेयर इशू करे तो शेयर हो गए 2 लाख, राइट। तो 2 लाख का 3 मंथ्स, 2 लाख का 3 मंथ्स आप चेक कर लो बेटा, 50,000 रुपीज हो गया, 50,000 शेयर्स हो गए, आई एम सो सॉरी, 50,000 शेयर्स हो गए। फिर अगर आप आगे देखते हो 1 फेब 24 से लेकर 31 मार्च 24 तक, दैट इज 2 मंथ्स के पीरियड में आपने बायबैक करे 32। तो 2 लाख में से 32 निकाल दो तो आपके पास रह गए 168 शेयर्स। तो 168,000 शेयर्स, इसका 2 मंथ्स का करा तो भाई ये आपके पास आ जाता है 168 2 मंथ्स के हिसाब से, दैट वर्क्स आउट टू बी 28,000 शेयर्स। तो आपके, इसको हम क्लास में याद करो वेन्स बोलते थे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। क्या बोलते थे भाई इसको? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चा ये आ जाता है 1,65,500 शेयर्स। इसी के बेस पर भाई जो अपनी ऑप्शंस हैं उसको मार्क कर लीजिए, दैट इज बी ऑप्शन। इसको चेक कर लो। अच्छा, द नेक्स्ट केस स्टडी is a very interesting one. Why? Because it has a combination of cash flow statement and internal reconstruction, right? तो बच्चा जो नेक्स्ट केस स्टडी है थोड़ा सा मजेदार है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कॉम्बिनेशन आता है भैया अपना CFS AS3 और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का। ध्यान से देखिएगा। पहली बात, इस क्वेश्चन में एक बड़ा अच्छा पॉइंट है जो आपको समझना है। क्वेश्चन आया, बोलता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा है इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 50,000। अब ये ना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर गिवन है, जब ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया जाता है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है कि सर ये 50,000 टोटल कैपिटल है कि 50,000 जो है वो सिर्फ आपके इक्विटी शेयर है। याद रखना इसने ब्रैकेट में लिख दिया, इसका मतलब है 50,000 शेयर हैं
₹10 ईच के हिसाब से, दैट मीन्स इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, क्योंकि लिख दिया इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो ये थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन पहले दिमाग में रखिएगा। फिर लिखा है भाई पीएल का डेबिट बैलेंस 9% डिबेंचर्स, बैंक लोन, एडवांस गिवन टू सप्लायर ऑफ गुड्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट इन स्टार लिमिटेड हमने जो करी है, डेटर्स कैश बैंक बैलेंसेस, आपको बोलता है कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट भी करने का बोला, और 9% डिबेंचर हमने वहां पर करे हैं, सेटल करेंगे इन फुली बाय इशूइंग देम 15,000 शेयर ऑफ 10 ईच, ये आपको बताया है। इक्विटी शेयर होल्डर 40% अपने कैपिटल का देने को तैयार हैं, याद रखना, को नए 11% डिबेंचर देंगे, बैलेंस पीएल का राइट ऑफ करेंगे, इक्विटी शेयर इशू जो करा है वो 1 लाख का करा है, साथ में ये इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट करी है। अब ये देखो, ये ऊपर तक आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन चल रहा था, नीचे आते उसने कैश फ्लो शुरू कर दिया, कहते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस गिवन टू सप्लायर ऑफ गुड्स 3,000। आपको पता है भाई ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, मार्क कर लो, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। टैक्सेशन लायबिलिटी आपको पता है बेटा, ये भी ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग में इसको माइनस करना है, मैं इसको -OA कर देता हूं। एक डेटर भाई जो था वो 40,000 रुपया उससे लेना था, उसने 40% ड्यूस करे, तो बेटा इसको हम OA में प्लस कर देंगे, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें 40,000 का 40% मुझे आएगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज मेरा पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो निकालो, यहीं पे निकल जाएगा, बहुत इजी है, ध्यान से देखो बेटा। 3,000 रुपया एक आया, ये वाला डेटर से भाई, अगर आप इसको नोटिस करते हो, डेटर से बच्चा मेरे पास कितना आ गया, इसको चेक करना भाई, बच्चे इसको देखते जाना बेटा, डेटर से कितना आ गया मेरे पास, इसको देखें। डेटर से भाई मेरे को यहां पर 16,000 रुपये आ गया, 16 3 19, 19, 19 में से टैक्सेशन लायबिलिटी कितनी है 14, भाई टैक्सेशन लायबिलिटी 14 पे करने के बाद मेरा जो बैलेंस है वो कितना रह जाता है 5,000। तो बेटा जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है वो कितना आ जाता है मेरे पास 5,000, इसको आप चेक कर लें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बच्चा मेरे पास कितना आ जाता है 5,000, ये आपके पास आ गया। फिर आपको बोला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अच्छा अब देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या फंड है, आपको नीचे लिखा है, एक तो डिविडेंड रिसीव करा इन्वेस्टमेंट्स, भाई अब आपने जो इन्वेस्टमेंट्स करी हैं उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है ₹1 पर इक्विटी शेयर इन्वेस्टेड। ऊपर पढ़ लो, आपने 10,000 इक्विटी शेयर इन्वेस्ट करे, 10,000 इंटू 1, मतलब आपका 10,000 रुपया तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का हो ही गया। मैं यहीं पे लिख देता हूं बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, आपका 10,000 रुपया तो बच्चा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का हो ही गया। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 10,000 आ गया, 10,000 इंटू 1, ये हो गया। फिर आपको नीचे लिखा है हमने प्लांट मशीनरी को बेचा, 15 की प्लांट मशीनरी थी, 3,000 के लॉस पे बेचा, तो भाई आपके पास 12,000 रुपया तो प्लांट मशीनरी का आ गया। तो आप इसमें नोटिस करते हो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कितना आ गया 22,000 रुपया, तो बेटा जो कैश फ्लो आता है वो आ गया 22,000, राइट। फिर आपको बोला है कि आपके पास कितना कैश और कैश इक्विवेलेंट होगा ऑन 1 अप्रैल 2023। गाइस याद रखना, हमारे पास जो 1 अप्रैल 2023 है वो हमारी क्लोजिंग डेट बनेगी। मेरे पास पहले चेक करना है स्टार्टिंग वाला कैश बैलेंस कितना था 65,500। अब इसमें नोटिस करें, ये देखिए मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पैसा कितना आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बच्चा मेरे को कर करा के ना नेट 3,000 आया, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया, आप इसमें चेक कर लो भाई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से भाई मेरे को कर करा के 12,000 आया, ठीक है। और मैंने जो शेयर इशू करे थे आपको याद होगा, शेयर इशू करे थे तो 1 लाख रुपया मेरे को बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया, 1 लाख रुपया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का आ गया, राइट। तो आप इसमें नोटिस करते हो फाइनेंसिंग में बेटा टैक्स पेड को भी हम लोग वहां पर निकाल देते हैं। अब यहाँ पर देखो फंडा क्या है, मैं चेक करूंगा मेरे पास टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया, 3,000, 12,000, डन, जो मेरे पास आया था। अच्छा फिर मेरे पास इन्वेस्टिंग में डिविडेंड आया था 10,000, आई एम सॉरी इन्वेस्टिंग का शायद 22,000 था, तो सॉरी इन्वेस्टिंग का 22,000 था, सॉरी। तो बेटा इन्वेस्टिंग से मुझे 22,000 आया,
फिर मैंने 1 लाख के शेयर इशू करे, ये आप चेक कर लो। अच्छा, ये सारा कुछ कर करा के भाई मेरे पास टोटल पैसा कितना इकट्ठा हो गया, ये पहले चेक कर लो बेटा। 3,000 प्लस 1,22,000, भाई ये कर करा के टोटल आ गया बच्चा मेरे पास 125। डन, 125 मेरे पास इकट्ठा हो गया। अच्छा, अब ये अगर आप देखते हो तो मेरे पास स्टार्टिंग में ऑपरेटिंग का कितना पैसा निकाला था, सॉरी ऑपरेटिंग से शायद 5 निकाला था ना हमने। यस गाइस, आई एम सॉरी, ऑपरेटिंग का 5,000 ना था बेटा, सारा कर करा के। सॉरी मेरे बच्चा, ऑपरेटिंग भी 5,000 था, मैंने गलती से 3 लिख दिया उसको, आई एम सो सॉरी। तो भाई ऑपरेटिंग भी 5,000 था, तो ये सारा कर करा के बच्चा 127 मेरे पास लास्ट में आया। अब 127 में आपने क्या करना है, जो मेरे पास ओपनिंग कैश बैलेंस है उसको प्लस कर देना है। तो जो मेरा आंसर आएगा बच्चा वो क्लोजिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट आ जाएगा, एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 1,92,500 रुपीज, 1,92,500। भाई अब इसको चेक कर लो, इसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द आंसर, ये आप चेक कर लो। अब जो लास्ट पॉइंट है, वो बहुत अच्छा है, ध्यान से देखना कि आपके पास शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होगा आफ्टर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अब आपको ना सारा क्वेश्चन इसमें देखना है। देखो शेयर कैपिटल का बैलेंस क्या होगा, मेरे पास स्टार्टिंग में शेयर कैपिटल था कितना, मेरे को चेक करना है। 50,000 शेयर्स थे, 10 रुपए के हिसाब से, पहले 5 लाख की शेयर कैपिटल, ठीक है। फिर इसमें नोटिस करो पहला पॉइंट, 9% डिवेंचर को मैं 15,000 शेयर दे रहा हूं 10 रुपए ईच के हिसाब से। तो मतलब मेरा जो शेयर कैपिटल है जब मैं डिवेंचर को दे रहा हूं तो 1.5 लाख से बढ़ जाएगा। क्यों? 15,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच के हिसाब से दूंगा तो बेटा और शेयर इश्यू करूंगा, मेरी शेयर कैपिटल 650 हो गई। अच्छा, फिर क्या लिखा है कि इक्विटी शेयर होल्डर जो है अपना 40% देने को तैयार है नए डिवेंचर्स के बदले। एक मिनट, 5 लाख के पुराने थे, उसका 40% वो देने को तैयार है, मतलब 2 लाख से शेयर कैपिटल कम हो गई। अभी अमाउंट्स में सारा चल रहा हूं, ठीक है, 2 लाख से शेयर कैपिटल कम हो गई। अच्छा, फिर मैंने एक फ्रेश इशू और करा, चेक करना, फ्रेश इशू और करा तो 1 लाख से शेयर कैपिटल बढ़ गई। ये लाइन पढ़ लेना बेटा, यहां पर हमने 1 लाख का फ्रेश इशू करा है, 1 लाख रुपए का। तो बेटा ये सारा कुछ करने के बाद जो आपके पास 5 लाख, 1.5 लाख, 6.5, 6.5 माइनस 2, 4.5, 4.5 प्लस 1, 5.5 लाख, तो बच्चा मेरे पास जो आता है नया कैपिटल जो हो जाएगा आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन है 5.5। तो 5.5 लाख बेटा आप इसको मार्क कर लीजिए और आपका आंसर आ जाता है 5,50,000 रुपए। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आ रहा है भैया कि फिक्स्ड एसेट हेल्ड फॉर सेल विल बी क्लासिफाइड इन द बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। याद रखना, जो फिक्स्ड एसेट मैं बेचने के लिए लगा रहा हूं, बच्चों याद रखिएगा, जो फिक्स्ड एसेट मैं बेचने के लिए लगा रहा हूं उसके बारे में आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, वो रेडी फॉर सेल है, मतलब आज वो विद इन 12 मंथ्स खत्म हो जाएगा एसेट। तो याद रखना उसको बैलेंस शीट में एज ए शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली उसको हम करंट एसेट मानते हैं। व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर फिक्स्ड एसेट विल बी सोल्ड वेरी सून। ठीक है, तो ये बच्चा अपने दिमाग में रखना, दैट फिक्स्ड एसेट विल बी सोल्ड वेरी वेरी सून। तो भाई ये अपने पास आ गया सारा का सारा एमसीक्यू का पोर्शन। ये केस स्टडीज आपने ट्राई करनी है डेफिनेटली। ये करवाने का सिर्फ एक ही मोटिव था बेटा, जिसमें आपके पास ये जो 2-3 कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स थे, क्योंकि इसमें आंसर ना 2-2 आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चेक करना था। अच्छा, फिर मैं आपको एक कंपलसरी क्वेश्चन कराऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, ये कंपलसरी क्वेश्चन है भाई। इसका फंडा क्या है इसको समझ लीजिएगा, हमने कई बार ये क्वेश्चन करा हुआ है। प्रोविजन बनानी है हम लोगों ने, ठीक है, ध्यान से देखिएगा बेटा, प्रोविजन आपने बनानी है।
ए लिमिटेड आफ्टर सेल्स वारंटी देती 2 इयर्स का अपने कस्टमर्स को, मतलब 2 साल की वारंटी है, याद रखिएगा। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कंपनी के पास ये पॉलिसी है और कंपनी कहती है लेस देन 1 ईयर 2% प्रोविजन, मोर देन 1 ईयर 3% प्रोविजन। अब आप एक काम करो, कंपनी को पहले अपनी प्रोविजन बनानी, देखो अब मैं आपको यहीं पे करके दे रहा हूं। 31 मार्च 23 को अगर आप देखते हो, जो इनवॉइस डेट फेब था 11 फरवरी 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, आप इसमें पहले कैलकुलेशन करो भाई, उसने क्या बोला है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, और आपके पास आता है अपना मोर देन 1 ईयर। तो भाई यहां पर आपने इनवॉइस रेस करा है और आपको बोला है कि प्रोविजन आपने बनानी है ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड। लैंग्वेज पढ़ लीजिएगा, ऑन द रिमेनिंग बैलेंस वारंटी पीरियड, ये हमने कई बार क्वेश्चन करा हुआ है, तो बच्चा याद रखेंगे। तो हमारा जो 60,000 है उस पे हम लोग को पहले प्रोविजन बनानी है 2%, एज यू ऑल नो, ठीक है। फिर ये जो 40,000 है इस पे हमने प्रोविजन बनानी है 3%। इसकी डेट्स को चेक कर लेना बेटा, 1 साल से कम 2%, 1 साल से ज्यादा अपने पास आ गया 3%। तो भाई इसमें आ गया 1200 और इसमें आ गया 1200, तो मतलब साल के शुरू की प्रोविजन हो गई 2400। चलो ठीक है, अब 31 मार्च 24 को मतलब साल के एंड में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो भाई 40,000 के ऊपर जो प्रोविजन बनेगी 40,000, अब 60 की नहीं बनेगी, बिकॉज 60 के लिए जब मैं 31 मार्च 24 आता हूं तो 60 के 2 साल एक्सपायर हो जाते हैं, जो 60,000 है वो 2 साल एक्सपायर हो गए। अब गैप चेक करो बेटा, 2 साल एक्सपायर हो गया, एक्सपायर हो गया मतलब वो खत्म। तो अब 40 पे बनेगी 2% और 135 पे बनेगी बच्चा आपके पास 3%, ठीक है। ये बनता है भाई 800 और 4050, तो ये बनता है 4850। अब ये क्लोजिंग प्रोविजन है, ये ओपनिंग प्रोविजन है, तो मेरे को और एक्सेस प्रोविजन कितनी पीएल में डेबिट करनी है, इनका डिफरेंस। तो जो पीएल में डेबिट करना बेटा वो आएगा 2450, ये इसका आंसर होगा, राइट। तो चेक कर लीजिएगा भाई, अब ये पर्टिकुलरली बच्चा इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इसको ट्राई जरूर करना, जो मैं आपको बाकी सेंड कर रहा हूं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा भाई, एक क्वेश्चन आप क्वेश्चन 3 का ए पार्ट देख लो, दी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर वेरी मच मैनेजेबल, ठीक है। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं क्वेश्चन 3 का पार्ट ए, क्योंकि मैं ना ये आपको अटैच कर दूंगा ये सारा का सारा पेपर, ये पेपर आपके पास अवेलेबल रहेगा, ठीक है, तो आप उसको जब मर्जी अपने हिसाब से देख सकते हो। पहले बच्चा अब एक 3 का पार्ट है, देखो ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, और आप यहां पर देखते हो, ये पढ़े, कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इंगेज करता है बिजनेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग फ्लाईओवर्स एंड रेलवे ओवर ब्रिजेस। उसने कॉन्ट्रैक्ट लिया रेलवे अथॉरिटी से, वो रेलवे ओवर ब्रिज को कंस्ट्रक्ट करेगा 400 करोड़ में। 400 करोड़ का पूरा हो गया बेटा, कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेक्ट होता है भैया कि 4 साल में कम से कम कंप्लीट करेंगे। At the outset of the contract, it was estimated that total cost to be incurred will be 370 crores. तो भैया 370 करोड़ का टोटल कॉस्ट आपका इनकर होगा, और बोलता है एट द एंड ऑफ द ईयर 1 हम एस्टिमेट करते हैं कि कॉस्ट आपकी 375 करोड़ हो जाएगी। मतलब आपके पास ईयर 1 के एंड में आते आते पता लगा कि कॉस्ट आपकी 375 करोड़ हो जाती है। ईयर 3 में कंस्ट्रक्शन लिमिटेड ने रिक्वेस्ट करा कि भैया कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा वेरिएशन करो, और टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को 10 करोड़ से इंक्रीज करेंगे, और जो कॉस्ट है वो 7 करोड़ से इंक्रीज हो जाएगी। कंस्ट्रक्शन लिमिटेड डिसाइड करता है कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन को मेजर करो, राइट, और जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है जो आपने इनकर करी है वो आता है ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 के अंदर आपको सारा का सारा मेंशन किया हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट आपने इनकर करी है। अब देखो यहां पर अगर मैं चेक करूं तो ईयर 1 में जैसा आपको पता है मुझे स्टेज ऑफ कंप्लीशन सबसे पहले चाहिए होता है। AS7 के अंदर फंडा क्या है, आपको चाहिए कितना परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन है, राइट।
इसमें फॉर्मूला आपको याद होगा, हम करते होते थे कि भाई जो कॉस्ट इनकर्ड टिल डेट है ओवर टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो मैं अगर ईयर 1 की बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट ईयर 1। ईयर 1 में मैंने 98.8 करोड़ का खर्चा करा आउट ऑफ 375 करोड़। तो 98.8 करोड़ आउट ऑफ 375, या आप चेक करते हो अप्रोक्सीमेटली 26.35% ये बन जाता है ईयर 1 परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन। फिर मैं ईयर 2 की बात करता हूं। भाई ईयर 2 मेरे पास कितना है, 202.4। 202.4 मतलब कॉस्ट इनका टिल डेट ओवर 375 करोड़। यहां पर आप चेक कर लो, 202.4 डिवाइडेड बाय 375 करोड़, इसके अंदर आप चेक करोगे बेटा 53.97%। क्या आ गया? फिर आता है ईयर 3। अब देखो ईयर 3 में ना मैंने खर्चा करा 310 करोड़, इसमें अनयूज मटेरियल 3 करोड़ का है। तो भाई आप एक काम करें, 310 में से 3 करोड़ का अनयूज मटेरियल है। अब जो कॉस्ट भी है ना वो 375 में 7 करोड़ प्लस हो जाती है, राइट। और ये अप्रोक्सीमेटली आता है 80.37%। तो पहले आपके पास ना हर साल का स्टेज ऑफ कंप्लीशन होना चाहिए। और आपको पता है चौथे साल में आपका टोटल खर्चा जो है वो 382 करोड़ है, और आपका वो टोटली एक्सपेंडिचर है 382 into 100 and that works out to be 100%। ये आप चेक कर लो। बस अब आपको बोला क्या है, प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एवरी ईयर। ठीक है, आपको कितना प्रॉफिट हर साल रिकॉग्नाइज करना है, ये देखिए। ऐसा क्वेश्चन बड़ा अपने आईसीएम बुक में बहुत सारे थे, जस्ट एक प्रैक्टिस से एक बता रहा हूं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू होगा पहले हम वो चेक करते हैं, राइट। देखो क्वेश्चन में ना आपको बोला हुआ है कि भाई अपना 400 करोड़ का रेवेन्यू है टोटल। तो पहले वाले में 400 करोड़ का 26.35%। तो बेटा 400 करोड़ का 26.35%, दैट वर्क्स आउट टू बी 105.4 करोड़, 105.4 करोड़। ठीक है, फिर यहां पर आ गया 400 करोड़ का 53.97%। तो भाई ये अपने पास जितना भी आंसर आया इसमें से जो हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, याद रखें वो हम रिकॉग्नाइज कर चुके हैं 105.4 करोड़। 105.4 करोड़ आप ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, तो आपके पास आएगा 110.48 करोड़, राइट। अच्छा, ये सारी फिगर्स रुपीज एंड करोड़ में है। डन। फिर अब आपके पास रेवेन्यू इंक्रीज हो गया थर्ड ईयर में, 410 हो गया। 410 का 80.37% जो ये फिगर आती है, इसमें से जो जो आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो उसको माइनस कर दो। 105.4, 110.4, 110.48 को माइनस कर दीजिए, आपके पास बच्चा आएगा 113.64 करोड़। फिर लास्ट में ऑब्वियसली वो 100% है, मतलब दैट मीन्स आपको पूरा 410 करोड़ ही है। 410 करोड़ में से आप जो तीन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर चुके हो, 105.4, 110.4 और 113.64, अब आपका रेवेन्यू आएगा बच्चा 80.48 करोड़। तो ये आपके पहले तो रेवेन्यूज आ गए जो आपने हर साल रिकॉग्नाइज्ड करे हैं। ठीक है, सेम फंडा गोज विद द कॉस्ट। आपने सेम फंडा बच्चा कॉस्ट के साथ करना है। अब देखो सेम फंडा गोज विद द कॉस्ट। अब जो कॉस्ट आपने रिकॉग्नाइज करनी है, आपको पता है
जो पहला साल है वो 98.8 करोड़, इट्स ऑलरेडी गिवन। दूसरे साल में 202.4 इज गिवन, उसमें से 98.8 करोड़ आपका ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, तो 103.6। ठीक है। तीसरे साल में आपको पता है 310 में से 3 निकाल के 307 करोड़ है। 307 करोड़ माइनस, दो बार माइनस करने से अच्छा एक ही बार 202.4 कर सकते हो, या प्रेजेंटेशन के लिए 98.8 एक माइनस कर दिया भाई, 98.8 एक माइनस कर दिया, फिर 103.6 भी माइनस कर दिया, अपना आ गया 104.6 करोड़। नेक्स्ट लास्ट वाला 382 था, इसमें से 98.8, 103.6 और 104.6 निकाल के आपकी जो कॉस्ट रिकॉग्नाइज्ड होगी वहां पर वो आपको चेक कर, राइट। तो ऑब्वियसली यहां पर आप देखोगे तो लास्ट में आ जाएगा 75 करोड़। तो भाई अब आपको प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करना है, बहुत सिंपल बच्चा स्टेप है। इसके बाद आप इसको देख सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लीजिए, प्रॉफिट आ जाएगा, राइट। और जिसके फाइनल आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। फाइनल आंसर्स बच्चा, पहले वाले का प्रॉफिट आएगा 6.60 करोड़, दैट्स योर प्रॉफिट। 6.88 करोड़, 9.04 करोड़, 5.48 करोड़, ये लीजिए भाई। एंड बच्चा लोग मेक श्योर, अब जैसे ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस गेस्ट पेपर के जो मैंने आपको करा दिए, बच्चा मेक श्योर दैट यू गाइज आर ट्राइंग द अदर क्वेश्चंस फॉर श्योर, एंड आई विल बी अपलोडिंग द आंसर की and the basic अपना question paper also with this particular class. Make sure that you are trying all the other questions. ठीक है, please do try all the other questions बच्चा, and if you have any doubts or queries do let me know. ये पेपर बड़ा सॉल्व जरूर करना है सबने। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, गॉड ब्लेस, गुड नाइट।